Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel, Science of Life with Dr. Mohammed Yousaf, and I'm going to discuss the most common endocrine abnormality you come across in your clinical life. That is the diabetes mellitus, and even laymen also know about this disease. Sugar के नाम से लोग जानते हैं, diabetes mellitus. Diabetes mellitus. Before that, one ayah from Holy Quran. It is Surah Kahf. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير अमला कि ये माल और औलाद, बनून बेटों को कहते हैं, औलाद वलद बेटा ही होता है, माल और औलाद तो दुनिया की जीनत है। ये दुनिया की जीनत की है क्या? सबको पसंद होता है, माल भी औलाद भी दुनिया की जीनत है, यकीनन है। लेकिन वलबाकियात सालिहात, हाँ अलबत्ता बाकी रहने वाली नेकियां, दे आर खैरुन इंदा रब्बिका, तुम्हारे रब के नजदीक तो वो बहुत बेहतर है। अजरुए सवाब, रब्बी का सवाबन व खैरुन अमला, और अच्छी तवक्को के लिहाज से ज्यादा फायदा जो मंद चीजें हैं। माल बेटे जरूर बिल्कुल ओके, दुनिया में बहुत अच्छी चीज है, जीनत भी है, लेकिन असली जो हमें कामयाबी दिलाने वाली चीज है वो अमल के वो है हमारी बाकी रहने वाली नेकियां। अल्लाह पाक हमें समझ अमल की तौफीक अता फरमाए। सो डायबिटीज मेलाइटिस, व्हाट इज डायबिटीज मेलाइटिस? वैसे तो शुगर शुगर कहते रहते हैं, और वेरी कॉमनली कहा यही जाता है कि इट इज समथिंग रॉन्ग विद द शुगर, समथिंग रॉन्ग विद द ग्लूकोज। नहीं, ग्लूकोज का रॉन्ग तो है, बट इट इज अ जनरलाइज्ड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। जनरलाइज का मतलब है कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स एंड फैट मेटाबॉलिज्म, तीनों का जनरलाइज एबनॉर्मेलिटीज हैं, इनमें एबनॉर्मेलिटीज हैं, एंड एसोसिएटेड सिस्टेमिक डिस्टर्बेंसेस, इस सारे मेटाबॉलिक सिंड्रोम के नाम से आप इसको कह लें, इस सारे मजमूए को, दैट इज कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म भी खराब और प्रोटीन एंड फैट्स भी खराब, और एसोसिएटेड इफेक्ट्स ऑन द ऑल द सिस्टम्स ऑफ द बॉडी, ब्लड प्रेशर और हार्ट और सीवीएस और एटसेट्रा, ब्रेन एटसेट्रा। सो दिस इज नोन एज डायबिटीज मेलाइटिस ड्यू टू, काज इसका ये है, काज इसका अगर ये है एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन है ही नहीं, और रिलेटिव डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन, जितना काम इंसुलिन का चाहिए उतना हो नहीं रहा। सो दिस इज दी प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ मेडिकल मैन के लिए। प्रॉपर डेफिनेशन इज जनरलाइज मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट and associated systemic disturbances due to either absolute or relative deficiency of insulin. तो इसको हम देखेंगे। There are two types of diabetes mellitus. पिछली स्लाइड में नजर आ गया था, टू टाइप्स, एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन का कुछ और एंड रिलेटिव डेफिशिएंसी का कुछ और रीजन होगी। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस, और इसको कहते हैं आईडीडीएम, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस, आईडीडीएम, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस। वी कैन इमेजिन इट इज प्रोबेबली एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन है ही नहीं, तो वो दैट शुड बी इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस, आईडीडीएम। टाइप 1 भी इसको कहते हैं ड्यू टू लैक ऑफ इंसुलिन, ये एक्चुअली डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन है, यूजुअली डेवलप्स इन अर्ली एज, ये यंग एज में होती है, इसलिए पुराने नाम इसका जुवेनाइल डायबिटीज मेलाइटिस भी होता था। इट इज नॉट एसोसिएटेड विद ओबेसिटी। आमतौर पर हम जो बड़े लोगों को डायबिटिक देखते हैं, दे आर यूजुअली, नॉट ऑलवेज बट यूजुअली दे आर ओबीस। So type 2 is very much associated with the obesity, but this is not very much associated with obese लोगों को भी हो सकती है, but it is not strongly associated with the obesity. And then second type, type 2 diabetes mellitus, जिसको हम कहेंगे NIDDM, non-insulin dependent diabetes mellitus, NIDD, IDDM, and this is NIDDM, non-insulin dependent diabetes mellitus. इसका cause क्या होगा? It is not due to decreased sensitivity of the tissue to insulin. Maybe उनमें इंसुलिन मौजूद है और maybe more than normal मौजूद हो, but it is not effective because tissues are not responding to this insulin.
और सो यूजुअली डेवलप इन एल्डरली पीपल, होता ये आमतौर पर एल्डरली पीपल में डेवलप होती है, और इसका काज एसोसिएटेड विद ओबेसिटी भी है। काज इसका होता आमतौर पर यही है, इसको काज होता ये है कि जो रिसेप्टर लेवल है इंसुलिन का, डाउन रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर, रिसेप्टर कम हो जाते हैं, सेंसिटिविटी टू इंसुलिन, इंसुलिन मौजूद है, रिसेप्टर नहीं है तो क्या काम करे। So this is associated with obesity and there is down regulation of the receptor, यहाँ लिखा हुआ नहीं है लेकिन शायद कहीं आगे आ जाए, वो हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे ना इंशाल्लाह ताला। तो आईडीडीएम वी आर टॉकिंग अबाउट, वो तो हमने क्लासिफाई कर दिया दो तरह की, दैट इज आईडीडीएम एंड एनआईडीडीएम। आईडीडीएम ड्यू टू लैक ऑफ इंसुलिन, पहले हम बात कर चुके हैं, यूजुअली डेवलप्स इन यंग एज, इसलिए इसको कहते हैं जुवेनाइल, कहते थे अब भी कह ले, लेकिन अब इसका नाम ये रखा गया टाइप 1 एंड टाइप 2, अब कहते हैं इसको टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस कहते हैं। यूजुअली इट इज जुवेनाइल, यूजुअली इन बच्चों में डेवलप होती है, लेकिन कभी बड़ों में भी डेवलप हो सकती है, वो हम देखते हैं कि काज क्या है, काज के मुताबिक है। सो नॉट एसोसिएटेड विद ओबेसिटी, ओबीस को भी हो सकती है लेकिन स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन नहीं है विद ओबीस पीपल। काज क्या हो सकता है, कंजेंटल प्रीडिस्पोजिशन टू डिजनरेशन ऑफ बीटा सेल्स, क्या मतलब है कि इस बंदे में कोई जेनेटिक बैकग्राउंड है बीटा सेल खत्म होने का, बीटा सेल आसानी से खत्म हो जाए। देखिए ना, हम देखते हैं माशरे में लोग, एक आदमी बहुत मीठा खाता है, दूसरा उसके लेवल का नहीं खाता, लेकिन वो डायबिटिक हो जाता है कि क्यों, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन ऑफ दी है उस बंदे में कि उसके बीटा सेल डिजनरेट होते हैं। सो कंजेंटल प्रीडिस्पोजिशन टू डिजनरेशन ऑफ बीटा सेल मे बी दी वन काज, एंड डिजनरेशन ऑफ बीटा सेल फिर उसमें हो जाए तो फिर दैट विल बी दी काज। डिस्ट्रक्शन ऑफ द बीटा सेल बाय वायरसेस, ये तो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन की वजह से बहुत आसानी से डिस्ट्रॉय हो गए, कोई भी इंसल्ट उनको मिला तो आसानी से डिस्ट्रॉय हो गए, या उसका कार्टिसोल लेवल बढ़ा तो 1-2 साल में ही खत्म हो गए, ऐसे भी हो सकता है। तो लेकिन दूसरे में कार्टिसोल बढ़ा रहा कुछ नहीं हुआ, उसमें जेनेटिक बैकग्राउंड नहीं था। So destruction of the beta cell by some viruses, ये भी हो सकता है, ये तो किसी को भी हो सकता है, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन हो या ना हो, वायरस से इन्फेक्ट होके बीटा सेल डिस्ट्रॉय हो गया। एंड कंजेंटल एब्सेंस ऑफ द बीटा सेल, इसको नंबर 1 भी रख सकते हैं, कोई एक बच्चा पैदा हुआ है विदाउट बीटा सेल, कंजेंटल एब्सेंस ऑफ द बीटा सेल, तो इसमें इंसुलिन होगी नहीं। तो इन सारे काज, ऑटो इम्यूनिटी, ये जो बड़ों को हो जाती है, बच्चों को होते हैं आमतौर पर, ये तो ये बच्चों में होगा, ये भी प्रोबेबली बचपन में ही हो जाएगा। ये ऑटो इम्यून तो किसी लाइफ की किसी स्टेज पे भी हो सकती है। ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन, कोई बीटा एंटीबॉडीज पैदा हो गए हैं, बीटा सेल को डिस्ट्रॉय कर दिया है, ऑटो इम्यून प्रोसेस, तो बीटा सेल डिस्ट्रॉय हो गए तो इंसुलिन खत्म हो गई, इंसुलिन कम होगी, लैक ऑफ इंसुलिन, एंड दैट इज कॉजेज आईडीडीएम। उसके फीचर्स हम देखेंगे। डिक्रीज यू, हमें पता है इंसुलिन नहीं है तो फिर क्या होगा, इंसुलिन विल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज, देयर विल बी लेस यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज, उसका रिजल्ट क्या होगा, देयर विल बी फैट यूटिलाइजेशन ज्यादा होगी, इंसुलिन का काम है, इंसुलिन जब डेफिशिएंट है तो देन इंक्रीज यूज ऑफ फैट, ग्लूकोज इस्तेमाल होने के बाद, इट इज अ स्विच, हमने कहा था ना, इंसुलिन अ स्विच बिटवीन फैट एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, इंसुलिन होगी कार्बोहाइड्रेट यूटिलाइजेशन, इंसुलिन नहीं होगी फैट यूटिलाइजेशन भी लगकर। और जब भी फैट यूटिलाइजेशन ज्यादा हो, हमने उसको फंक्शन में डिटेल में पढ़ा हुआ है, हम सिर्फ ग्रेव एरियाज, जो खतरनाक एरियाज हैं, ग्रेव कॉम्प्लिकेशन की बात कर रहे हैं। तो इट विल काज इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल, जब भी फैट ज्यादा यूटिलाइज, एस्टाइल कोए आ रही है, लिवर में जा रही है, इट इज कन्वर्टेड इनटू कोलेस्ट्रॉल, सो हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया इसमें हो सकता है। और डिप्लीशन ऑफ द बॉडी प्रोटीन्स, हाँ, because the insulin is responsible for the synthesis of the protein, वो नहीं होगी, depletion of the body protein will occur। तो इस फीचर्स में हाइपरग्लाइसीमिया इज a very common feature, इसलिए शुगर इसको कहते हैं, but there is less utilization of glucose, increased blood glucose level, this is hyperglycemia। इतना लेवल भी हो सकता है। नॉर्मल लेवल हमें पता है, फास्टिंग लेवल इज 80 to 90, या अगर फुल रेंज कहें तो 80 to 120 130 मिलीग्राम पर डेसीलीटर इज द नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल। सो इट मे बी 300 मिलीग्राम, 400, 500, 1200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, सो हाई लेवल। तो ग्लाइकोज, अब ग्लूकोज लेवल अगर ज्यादा हो तो आइडिया आपको होगा, इट इज
renal threshold for glucose reabsorption is 180 milligram per deciliter. ब्लड का ग्लूकोज लेवल 180 तक हो तो ऑल द ग्लूकोज इज एब्जॉर्ब, यूरिन में लॉस नहीं होता. लेकिन इससे ज्यादा हो देन some of the glucose will be lost in the urine, so there will be glucose urea, loss of glucose in the urine, या glucose urea, दोनों टर्म्स ठीक है, glucose urea और glucose urea. So more than 100 milligrams of glucose may be lost in the urine. अब ये इस पे करता है, डिपेंड करता है कि कितना है. अगर 200 है तो फिर तो थोड़ा लॉस होगा, लेकिन अगर 1200 है तो lot of glucose will be lost in the urine. So जब glucose is lost in the urine, it causes dehydration, osmotic dehydration. ये तो सिंपल है, कोई भी चीज पार्टिकुलेट मैटर जिधर जा रहा हो पानी लेके जाएगा. ग्लूकोज सोडियम जिधर जा रही है पानी एब्जॉर्ब हो रहा है या नहीं हो रहा, हमने एल्डोस्टेरोन के साथ पढ़ा था. सो इट विल कॉज डिहाइड्रेशन. ये तो आसान बात है, ग्लूकोज लॉस होगी, पॉलीयूरिया भी होगा, वाटर लॉस होगा. लेकिन ये डिहाइड्रेशन इज को जरा हम इलेबोरेट करेंगे. देयर इज इंट्रासेलुलर डिहाइड्रेशन एज वेल. क्यों? ब्लड ग्लूकोज लेवल इज दिस मच, इट कैन नॉट एंटर इनटू द सेल. तो क्या मतलब हुआ? ग्लूकोज रिमेन्स इन द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, इट डज नॉट एंटर इनटू द सेल. सो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड बिकॉज ऑफ दिस इज हाई, so water will be sucked out of the cell. So osmotic suction of water out of the cell. So intracellular dehydration will occur. Or when this glucose is lost in the urine, it causes the loss of water as well. So osmotic diuresis. दोनों तरीकों से intracellular dehydration as well as the extracellular dehydration will occur. So hyperglycemia के ये grave effects हैं. So there will be polyuria excessive, diuresis जिसको कहते हैं, बार बार पेशाब आता है, रात को बार बार सोते में उठता है, बिकॉज ग्लूकोज जब यूरिन में लॉस हो रही है तो पॉलीयूरिया तो होना है, लॉस ऑफ वाटर, तो पॉलीयूरिया भी होगा. और पॉलीडिप्सिया तो फिर होगा व्हेन द पर्सन इज डिहाइड्रेटेड, व्हेन द बॉडी फ्लूइड्स आर कंसंट्रेटेड. वो एडीएच वाले मैकेनिज्म में कुछ जिक्र किया था ना, ऑस्मोटिक वो stimulation of the that thirst center because of the hyperosmolality of the body fluid. They are hyperosmolality of the body fluid अभी जिक्र किया. डिहाइड्रेट भी हो रहा है, पानी भी लॉस हो रहा है. So this will cause the polydipsia, more thirst and polydipsia, more ज्यादा पानी पीना. So डायबिटिक लोग इसलिए ज्यादा पानी पीते हैं, ज्यादा प्यास लगती है और ज्यादा पेशाब करते हैं. टिश्यू इंजरी ड्यू टू हाइपरग्लाइसीमिया. हाइपरग्लाइसीमिया का टिश्यू इंजरी पे थोड़ा बहुत ब्लड वेसल को खराब कर सकती है, बिकॉज ऑफ दी इस्तेमाल नहीं हो रही ग्लूकोज. हाइपरग्लाइसीमिया है, ग्लूकोज प्रॉपरली इस्तेमाल नहीं हो रही, मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो रहा है. तो देयर इज इंक्रीज ब्लड वेसल को खराब करने की वजह से देयर इज इंक्रीज रिस्क ऑफ हार्ट अटैक. लेकिन ये हम कहते हैं ये फैट की खराबी की वजह से है. देयर इज इंक्रीज रिस्क ऑफ हार्ट अटैक, सीवियर सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, hypertension, retinopathy, renal impairment, gangrene. All these are due to the grave complication of the fat metabolism, disturbed fat metabolism. Abnormal protein and fat metabolism are responsible for all this. ग्रेव कॉम्प्लिकेशन डायबिटीज में है ही फैट और की खराबी की वजह से और प्रोटीन की खराबी की वजह से. सो एबनॉर्मल प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म प्रोबेबली मोर इंपॉर्टेंट टू कॉज ऑल दीज. ये हार्ट अटैक क्यों होता है? बिकॉज ऑफ हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया, एथेरोस्क्लेरोसिस, नैरोइंग ऑफ द वेसल, हार्ट अटैक. ब्लड प्रेशर क्यों होता है? डिपोजिशन ऑफ द कोलेस्ट्रॉल इन द इंटिमा ऑफ द मोस्ट ऑफ द रेजिस्टेंट वेसल एंड नैरोइंग ऑफ द वेसल, इंक्रीज पेरिफेरल रेजिस्टेंस एंड इंक्रीज ब्लड प्रेशर. सीवियर क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ अगेन द सेम एथेरोस्क्लेरोसिस एंड द ब्लड प्रेशर एटसेट्रा एटसेट्रा. गैंग्रीन क्यों होती है? बिकॉज ऑफ द नैरोइंग ऑफ द वेसल, ब्लड सप्लाई इज नॉट देयर टू द पेरिफेरल टिश्यू एंड अंगुली काट दी, पांव काट दिया, बाजू काट दिया. सो ऑल दीज आर ड्यू टू द डिस्टर्ब फैट मेटाबॉलिज्म एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म. तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है आईडीडीएम में. फैट यूटिलाइजेशन की बात हम अभी कर रहे थे, इसको इसी को अप्लाई करें. ये स्लाइड पहले ले जाए. दैट इज इट कॉजेस when इंसुलिन नहीं है तो देयर विल बी मोर मोबिलाइजेशन. वो हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज विल बी मोर एक्टिव, हमने डिस्कस किया था हार्मोन सेंसिटिव. सो देयर विल बी मोर मोबिलाइजेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द फैट एंड दैट विल कॉज इंक्रीज एसिटाइल CoA एंड देयर विल बी कन्वर्टेड इनटू कीटोन बॉडीज व्हिच इज नोन एज कीटोसिस. और कीटोसिस की वजह से एसिडोसिस होगी. कलेक्टिवली इट इज नोन एज कीटोएसिडोसिस. इट इज वेरी कॉमन इन आईडीडीएम. आईडीडीएम में ये कीटोएसिडोसिस, बहुत से लोग मरते कीटोएसिडोसिस से इसमें डायबिटिक में, आईडीडीएम में. तो डायबिटिक कॉमा अगर कीटोएसिडोसिस इस लेवल पे, नॉर्मल पीएच इज 7.4, अगर ये
कम पीएच कम होने लगती है, दैट इज 7.4 से 7.3 7.2, दिस इज एसिडोसिस। एंड 7 जो वैसे तो न्यूट्रल है, लेकिन दिस इज एसिडोसिस फॉर आवर बॉडी फ्लूइड्स। 7 की पीएच पे देयर इज डायबिटिक कोमा, उसको हो जाता है। एंड कंपनसेटरी रैपिड डीप ब्रीथिंग, ये तो होता है, आप पढ़ेंगे, पढ़ा रेस्पिरेशन में पढ़ा होगा, जब भी एसिडोसिस होगी तो डीप कंपनसेटरी रैपिड ब्रीदिंग होती है इसमें डायबिटिक लोगों में। एंड डिप्रेस्ड बाइकार्बोनेट एक्सक्रीशन बाय द किडनीज, बिकॉज एसिडोसिस हो रही है, बाइकार्बोनेट की सिक्रीशन भी डिप्रेस हो जाएगी इसको व्हेन देयर इज एसिडोसिस। एंड तो फीचर फैट यूटिलाइजेशन के साथ ये भी देख रहे हैं, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया पिछली स्लाइड में हम देख के आ गए। दिस हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया विल कॉज द एथेरोस्क्लेरोसिस, विल कॉज द गैंग्रीन, विल कॉज द इस्कीमिक हार्ट डिजीज, विच कॉज द हाइपरटेंशन। मैं बात जिक्र कर चुका हूँ, यहाँ पे हमने अलग से एलेबोरेट कर दिया, लेबल कर दिया, बिकॉज ऑफ एक्सेसिव फैट यूटिलाइजेशन, फ्री फैटी एसिड, एन एसिटाइल कोए, बीटा ऑक्सीडेशन, ऑल दैट फंक्शन को याद रखें। तो दीज आर द एथेरोस्क्लेरोसिस आर द कॉमन फीचर्स ऑफ द IDDM। एंड दिस हाइपरटेंशन से CVA भी हो सकती है और कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती है। प्रोटीन डिप्लीशन, प्रोटीन की भी जरा से बात कर लें, वो भी कम होंगे तो फिर एस्थीनिया तो होगा, प्रोटीन वीक हो जाए, मसल विल बिकम वीक, मोर मोबिलाइजेशन यूटिलाइजेशन ऑफ दी प्रोटीन फॉर द एनर्जी, ग्लूकोज जो इस्तेमाल नहीं हो रही, फैट और प्रोटीन इस्तेमाल होंगे। एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द यूटिलाइजेशन फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस भी हो सकता है, डिप्लीशन ऑफ द बॉडी प्रोटीन होगा, बॉडी के प्रोटीन कम होंगे, स्पेशली मसल्स, मसल जब कम होंगे, एस्थीनिया, वीकनेस, लैक ऑफ एनर्जी मसल में, मसल वीक हो जाएंगे, वीकनेस ऑफ द मसल विल अकर, लॉस ऑफ वेट डिस्पाइट पॉलीफेजिया, पॉलीफेजिया तो है लेकिन लॉस ऑफ वेट भी होगा। इसको जरा सा इलेबोरेट अगर कर दूं, हमारा ग्लूकोज लेवल ज्यादा हो नॉर्मल आदमियों का तो भूख मर जाती है, भूख खत्म, मैंने टॉफी खा ली, गुलाब जामुन खा लिया, खाने का टाइम है, गुलाब जामुन खा लिया, चाय पी ली, ग्लूकोज लेवल को बढ़ा दिया तो मेरे एपिटाइट सेंटर वो सप्रेस हो गया, वो सटाइटी सेंटर है मौजूद है, वो सप्रेस हो गया, ये ग्लूकोज ने उसको रोक लिया। लेकिन डायबिटीज लोगों में इतना ब्लड ग्लूकोज लेवल है, भूख उनकी फिर भी खत्म नहीं होती, इसलिए कि इंसुलिन चाहिए उस सटाइटी सेंटर को, न्यूरॉन को इंसुलिन नहीं चाहिए, मैंने जिक्र किया था न्यूरॉन के साथ, न्यूरॉन को नहीं चाहिए फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज इनटू द न्यूरॉनल सेल, एक्सेप्ट, आज एक्सेप्शन देख लें, वो सटाइटी सेंटर जो हमारा हाइपोथैलेमस में है, जो दैट रिक्वायर्स इंसुलिन, इंसुलिन होगी तो ग्लूकोज विल एंटर इनटू दैट एंड इट विल कॉज दी सटाइटी और भूख खत्म करेगा। लेकिन इस डायबिटिक लोगों में इंसुलिन है ही नहीं, वट एवर द लेवल ऑफ द ब्लड ग्लूकोज लेवल में भी दिस इंसुलिन नहीं है तो सटाइटी सेंटर को पता ही नहीं चलेगा कि ब्लड ग्लूकोज लेवल ज्यादा है, तो उनको भूख लगी। सो डिस्पाइट पॉलीफेजिया, ज्यादा खाना खाते हैं, इनको भूख ज्यादा लगती है, लेकिन वेट कम होता है डायबिटिक लोगों में, लॉस ऑफ वेट होता है बिकॉज ऑफ दिस एक्सेसिव प्रोटीन डिपॉजिट नहीं हो रहे, फैट यूटिलाइज हो रहे हैं। तो नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह ये डायबिटीज मेलाइटिस, इसकी डायग्नोसिस के वो क्या क्या टेस्ट करते हैं, हम इसको डिस्कस करने के बाद हम करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर विल बी डायबिटीज मेलाइटिस टाइप 2 और इंशाल्लाह ताला हम करेंगे। और इसको सब्सक्राइब भी कर लें, लोगों के साथ शेयर करें, क्वेश्चन हो तो प्लीज डू आस्क इन आवर कमेंट सेक्शन इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।